इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और विकास का इतिहास। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन के शोषण के बाद इसको उपनिवेश बनाया गया और उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। और अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो और शासन करो। आर्थिक क्रिया से जो अर्जित होता है हम उसे आय कहते हैं और आर्थिक क्रिया अर्जन करने की प्रणाली ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारी परिभाषाएं दी गई, जैसे कि ऑर्थर लेविस के अनुसार राष्ट्र के व्यवहार में जितने भी संसाधनों का प्रयोग होता है वो सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ब्राउन ने बताया कि आजीविका अर्जन की प्रणाली ही अर्थव्यवस्था है और अगर मूल रूप से देखा जाए तो आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था है। इसका कार्य होता है वस्तु और सेवा का उत्पादन करना और लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करना। इसकी संरचनाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार 3 होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें कि निजी स्वामित्व रहता है, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सब में, और समाजवादी जो कि चीन और क्यूबा में पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों हो, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है और ये भारत में पाया जाता है। अब अर्थव्यवस्था का विकास का इतिहास के बारे में, जिसमें कि आर्थिक विकास क्या होता है, तो आर्थिक विकास को समझने से पहले आर्थिक नियोजन को समझना है। इसके लिए प्रोफेसर रोस्टोव ने बताया था कि श्रम में वृद्धि होती है जब जनसंख्या में वृद्धि होती है। और प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन ने बताया था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है उत्पादकता स्तर को ऊंचा करना। विकास और वृद्धि शब्द का प्रयोग 2 अलग अलग माध्यम किया जाता है, जैसे कि उर्सुला हिक्स और ब्राइट सिंह, मैडिसन, लेविस, इन सभी ने बताया कि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए, लेकिन वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। समावेशी विकास या फिर सतत विकास, जिसे हम पोषणीय विकास भी कहते हैं, इसको सबसे पहले ब्रुंडलैंड आयोग ने प्रस्तावित किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। अगला है मौद्रिक विकास। तो मौद्रिक विकास में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि सबसे पहले था वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद मौद्रिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली जिसमें कि चेक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसके बाद एक कोर बैंकिंग प्रणाली, संकेत में हस्तांतरण जिसमें कि किया जाता है, एटीएम जो कि एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसमें भी संकेत के द्वारा ही बताया जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसमें कि धारक द्वारा पैसा की प्राप्ति की जाती है। अगला है माप एवं सूचकांक, मतलब कि आर्थिक विकास को कैसे मापा जाता है, तो राष्ट्रीय आय के द्वारा। इसके लिए सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकालना पड़ता है, तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या करने पर प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। अगला है मानव विकास सूचकांक HDI। इसको सबसे पहले महबूब उल हक ने बताया था। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार किया था और UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में इसे प्रस्तावित किया गया था। अब है भारत का विकास। तो इसके लिए कहा गया था कि भारत का विकास तभी संभव है जब बिहार का विकास किया जाए। मतलब बिहार में जो गरीबी है वो कुजनेट कैंसर की तरह हो गई है और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी उद्योग को लगाया जा सकता है तो वो है कृषि जनित उद्योग। आगे नरेगा के बारे में। तो नरेगा 100 दिन रोजगार देती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जा सकता है। अगला सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो जिसमें कि गरीबी रेखा को कैलोरी में मापा गया है। अगर गांव में 2400 कैलोरी से नीचे और शहर में 2100 कैलोरी से नीचे रहता है तो उसे BPL कहा जाता है। अब बिहार के पिछड़ेपन के कारण
बिहार के पिछड़ेपन का कारण है बढ़ती जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि निर्भरता, बाढ़ और सूखे से क्षति, गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। और बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय हैं जनसंख्या नियंत्रण, कृषि विकास, बाढ़ नियंत्रण, आधारिक संरचना का विकास, उद्योगों का विकास, गरीबी दूर करना, शांति व्यवस्था, स्वच्छ प्रशासन और केंद्र संसाधन का हस्तांतरण करना। दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र क्या है। परिश्रम द्वारा अर्जित आय को, परिश्रम द्वारा हम जो भी अर्जित करते हैं वो हमारा आय कहलाता है। आय दो प्रकार से अर्जित किया जा सकता है, मानसिक और शारीरिक। ये मतलब कि मानसिक भी हो सकता है आय और शारीरिक आय भी हो सकता है। भूमि, तो भूमि का जो होता है वो लगान होता है। व्यवस्थापक किससे संबंधित होता है, तो वेतन से। श्रम, मजदूरी और उद्यमी को क्या चीज़ से संबंधित होता है, तो उद्यमी लाभ या हानि और पूंजी ब्याज से संबंधित होता है। अब बिहार की आय, तो ये योजना आयोग मार्च 2009 के अनुसार दिया गया है। इसमें रैनगढ़ नरकस ने बताया कि बिहार गरीबी के कुचक्र में फंसी है और गरीबी जो है वो ही गरीबी को जन्म देती है। आय की मानक संस्था है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इन्होंने बताया था 16 सितंबर 2008 में कि बिहार गरीबी की त्याग कर अब धीरे धीरे अच्छा प्रगति कर रही है, यानी उन्मुख हो रही है। इस राज्य की आय, मतलब कि यहाँ इस राज्य में सबसे ज़्यादा आय थी पटना की और सबसे कम आय थी शिवहर की। अब राष्ट्रीय आय, तो आर्थिक प्रगति मापन के लिए सर्वोत्तम साधन है श्रम, पूंजी, सहयोग, जो कि भौतिक भी हो सकता है और अभौतिक भी, और कुल मूल्य भी। यही प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। और प्रोफेसर पीगू ने बताया कि विदेशों में लगा आय भी आर्थिक प्रगति का मापन में आ सकता है। फिर प्रोफेसर फिशर ने बताया कि एक वर्ष के अंदर प्रत्यक्ष रूप से जो भी उपभोग किया जाता है वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। फिर एक तीसरा की मंदी है जिसमें कि प्रोफेसर केन्स ने बताया कि उपभोक्ता वस्तु को अगर सी माना जाए और विनियोग को आई, तो जो बाई होगा, बाई बराबर सी प्लस आई होगा। उसके बाद इसका आकलन करने के लिए एक गठन किया गया, CSO का, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जो कि राष्ट्रीय आय का मापन करती है। इसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सिद्धांत NSSO द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब इसकी धारणा क्या है, तो इसकी धारणा पर देगा सकल घरेलू उत्पाद GDP, फिर कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में जो भी वस्तु या फिर सेवा का उत्पादन होता है उसकी कुल मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो GDP भी जिसमें संबंधित हो, यानी कि एक वर्ष में लगा वस्तु और सेवा का उत्पादन प्लस विदेशी निवेश भी, दोनों मिलकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP, तो GNP जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें से अगर घटा दिया जाए व्यय को, कर को, सीमा को, शुल्क को या फिर अन्य को, तो वो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है। अगला है आय ऐतिहासिक प्रवेश। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसका मापन किया था। उन्होंने बताया GNP के अंतर्गत कि प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1868 में भारत की 20 रुपये थी। फिर डॉक्टर VKRV राव ने 1925-29 में बताया कि उन्होंने भी राष्ट्रीय आय का मापन किया। और 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय समिति के लिए बताया कि इसकी पहली रिपोर्ट जो अप्रैल 1951 में आई थी वो 1954 में CSO के द्वारा बताया गया था। अब राष्ट्रीय आय गणना विधि में कठिनाई के बारे में, तो आंकड़ा एकत्रण करने में कठिनाई होती है जिसमें कि दोहरी गणना की संभावना होती है और मूल्य मापन में भी कठिनाई होती है। राष्ट्रीय आय गणना विधि का उत्पादन, मतलब कि आय सृजन करने की मांग जिससे कि व्यय आता है और व्यय से पुनः उत्पादन वृद्धि प्रेरित होती है। उत्पादन गणना विधि, ये सब गणना करना विधि है उसका। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि, आय गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यावसायिक गणना विधि इत्यादि। और इसका कठिनाई है, आंकड़ा एकत्रण करने में कठिनाई होती है, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य मापन में कठिनाई होती है। और यहाँ पे एक चक्र के जैसा दिया गया है विकास क्रिया का, मतलब कि सबसे पहले
कहीं पे भी अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास होता है, और आर्थिक विकास उसके बाद उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और ऐसे ही विकास की क्रिया संचालित रहती है। तीसरा चैप्टर है मुद्रा, बचत एवं साख। तो सबसे पहले मुद्रा के बारे में। मुद्रा को आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यह विनिमय का बहुत ही अच्छा साधन है। पहले था वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें कि बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी, जैसे कि आवश्यकता का दोहरा संयोग, जो कि बताया लेफ्टिनेंट कैमेरोन ने। फिर है कि मूल्य के सामान्य मापक का अभाव था उस टाइम। उसके बाद मूल्य संचय में अभाव होता था और सह विभाजन का अभाव था। फिर भविष्य में भुगतान नहीं हो पाता था और मूल्य हस्तांतरण की भी समस्या थी। ये सारी समस्याएं वस्तु विनिमय प्रणाली में थी। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इसके लिए क्राउथर ने बोला कि यंत्र शास्त्र में जिस तरह चक्र का महत्व है, विज्ञान में जिस तरह अग्नि का महत्व है, राजनीति में जिस तरह मत का महत्व है, उसी तरह मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्व है। फिर है कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है विनिमय का माध्यम। ये विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है, मूल्य का संचय करता है और क्रय शक्ति का हस्तांतरण करता है। फिर प्रोफेसर हार्टले विटसन ने बताया कि मनी इज़ व्हाट मनी डज, मतलब कि मनी वो है जो मनी का कार्य करती है। फिर आगे कोलरवन ने बताया कि मूल्य मापक, मतलब कि जो मुद्रा है वो मूल्य मापक है और भुगतान का साधन है। फिर नैप ने बताया वस्तु जो संचय द्वारा मुद्रा घोषित होती है, मतलब कि जिस वस्तु को हम संचय करते हैं वही मुद्रा घोषित होती है। फिर सेलिकमैन ने बताया कि जिसकी सामान्य स्वीकृति मिली हुई हो वही मुद्रा है। अब मुद्रा का विकास तो सबसे पहले था वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद वस्तु मुद्रा प्रणाली, फिर सिक्का, धात्विक मुद्रा फिर आया, उसके बाद पत्र मुद्रा और अब साख मुद्रा। अब आर्थिक महत्व क्या है मुद्रा का, तो ट्रेस्कोट ने बताया कि मुद्रा अगर हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो माना ही जा सकता है। उसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि मुद्रा धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर काटती है। उसके बाद उद्योग में तो उद्योगों ने तो मुद्रा रूपी वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। मुद्रा का लाभ है उपभोक्ता को, उत्पादक को, मुद्रा और साख को लाभ होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ थी उसे मौद्रिक प्रणाली के द्वारा खत्म किया जा सका। मुद्रा पूंजी तरलता और गतिशीलता लाती है। फिर मुद्रा पूंजी का निर्माण करती है, बड़े पैमाने के उद्योग में भी इसका उपयोग होता है और आर्थिक प्रगति के लिए यह बहुत सहायक है और इसी से सामाजिक कल्याण होता है। अब बचत के बारे में, तो बचत क्या होता है, तो चालू वस्तु उपभोग या टिकाऊ वस्तु, उसी से हमें बचत प्राप्त होती है। आय का उपभोग करना ही बचत कहलाता है। इसके प्रकार कितने हैं, तो इसके प्रकार दिए गए हैं। नगद बचत, जिसमें कि क्राउथर ने कहा था कि जिसमें व्यय नहीं होता है वो नगद बचत कहलाता है। उसके बाद वस्तु संचय करना विनियोग कहलाता है और आर्थिक बचत बराबर होता है विनियोग के। अब साख के बारे में, साख क्या होता है, तो साख विश्वास या फिर भरोसे पे टिका हुआ होता है। यह एक पत्र होता है। इसमें प्रोफेसर जीट ने बताया था कि विनिमय का कार्य निश्चित अवधि द्वारा अगर भुगतान पूरा किया जाता है तो वही कहलाता है साख, मतलब कि किसी निश्चित अवधि में जो पैसा दिया जाता है उसका भुगतान कर देना ही साख कहलाता है और इसीलिए विश्वास या फिर भरोसे पे टिका होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, एक तो ऋणदार, मतलब कि जो ऋण देते हैं, और एक ऋणी जो कि ऋण लेते हैं। इसका आधार है विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, पूंजी व संपत्ति और ऋण की अवधि। अब साख पत्र के बारे में, तो साख पत्र हैं चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री का चेक, पुस्तकीय साख, साख प्रमाण पत्र। इसमें 4C का वर्णन किया गया है। 4C, पहला कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल। यही इसका स्रोत होता है साख का।
चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसका जो एक संस्था है जो कि ऋण उपलब्ध कराती है उसे विस्कोमॉन कहा जाता है। अब है कि आवश्यकता के अनुरूप ऋण प्रदान करना जिससे कि राज्य का संपोषण होता है, ये हम वो वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ये कार्य किया जाता है। वित्तीय संस्थाएं मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं, सरकारी वित्तीय संस्थाएं और अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। एक है हमारे देश के लिए जो कि है केंद्रीय बैंक कहलाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है सरकारी वित्तीय संस्थाएं जो कि सरकार के नियंत्रण में रहती है, जैसे कि एसबीआई, सीबीआई, पीएनबी या फिर इलाहाबाद बैंक। अब अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था तो ये भी जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार कोऑपरेटिव बैंक, जो कि बांग्लादेश में, इसके बारे में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बताया था। अब कि इसका प्रकार क्या होता है, तो इसके दो प्रकार बताए गए, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार के लिए होता है और वित्तीय संस्था को देश का मेरुदंड माना जाता है। बैंकिंग व्यवस्था भी तीन प्रकार के हैं, केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक। अब भारतीय पूंजी बाजार तो प्रतिभूति बाजार जिसमें कि प्राथमिक बाजार जिसे कहा जाता है, औद्योगिक बाजार जिसे द्वितीयक बाजार कहा जाता है, विकास वित्त संस्थान या फिर गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, ये सब भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत आते हैं। अब राज्य स्तरीय विकास वित्तीय संस्था, तो इसमें आता है गैर संस्थागत, संस्थागत और व्यावसायिक बैंक। गैर संस्थागत मतलब जैसे कि महाजन के द्वारा ऋण लेना, सेठ और साहूकारों से ऋण लेना, व्यापारियों से ऋण लेना या फिर रिश्तेदार या फिर अन्य से ऋण लेना। संस्थागत जिसमें क्या आता है सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड। अगला है व्यावसायिक बैंक जिसका कि कार्य है जमा करना, राशि का जमा करना, ऋण प्रदान करना, उपयोगिता संबंधी कार्य और एजेंसी संबंधी कार्य। जमा राशि जैसे कि अस्थायी जमा राशि, चालू जमा राशि, संचयी जमा राशि और या फिर आवर्ती जमा राशि। उसके बाद ऋण प्रदान करना तो अभियचित और अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। नकद साख के द्वारा भी, अधिविकर्ष, विनिमय बिल और ऋण और अग्रिम के द्वारा भी ऋण दिया जाता है। अब उपयोगिता संबंधी कार्य तो यात्री चेक, साख प्रमाण पत्र, लॉकर की सुविधा दी जाती है, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, व्यापारिक सूचना और आंकड़ा का एकत्रीकरण करना। एजेंसी संबंधी कार्य में आता है चेक, बिल, ड्राफ्ट, ब्याज, लाभांश, ब्याज, ऋण किस्त पे देना, प्रतिभूति का क्रय विक्रय, ड्राफ्ट, डाक जिसके द्वारा कि कोष का स्थानांतरण किया जाता है। अब सहकारिता के बारे में, तो सहकारिता के लिए एक लाइन दिया गया था, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, बल्कि प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। इसके तीन तत्व होते हैं, स्वैच्छिक संगठन, पहला स्वैच्छिक संगठन जिसमें कि प्रबंधन और संचालन का जनतंत्रात्मक आधार होता है और नैतिक सामाजिक तत्व उद्देश्य होता है। इसमें भारत के विकास के बारे में दिया गया। 1904 में सहकारिता साख समिति विधान का गठन हुआ जिसमें कि 10 सदस्य थे। अगला है 1914 में मैक्लेगन समिति का गठन हुआ। 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकार का गठन हुआ जिसमें कि हस्तांतरित विषय था और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई। अब इसकी सहकारी बैंक क्या होता है, तो सहकारी बैंक भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि प्राथमिक सहकारी समिति और राज्य सहकारी या फिर केंद्र सहकारी बैंक। अब है कि राज्य के विकास के बारे में, तो राज्य का विकास छोटे तौर पर निर्माण होता है, जैसे कि छोटे तौर पर निर्माण उद्योग जैसे कि अगरबत्ती का, जूता का, ईंट का, ये सब, और स्वयं सहायता समूह जिसमें कि ग्रामीण गांवों में होता है और ये महिला सशक्तिकरण के लिए होता है जिसमें कि ज़्यादा 15-20 सदस्य होते हैं। अब है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो 1980 में इसकी नींव पड़ी थी और 1990 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण का विकास बैंक नाबार्डो ने इसका नियंत्रण किया। पांचवा चैप्टर है रोजगार एवं सेवा। इसका विकास मतलब कि आर्थिक विकास से संबंधित है जिसमें कि इसमें मूल रूप से आएंगे कृषि क्षेत्र के बारे में, उद्योग क्षेत्र के बारे में और सेवा क्षेत्र के बारे में। सेवा क्षेत्र जो है वो है
सरकारी सेवा पे निर्भर, गैर सरकारी सेवा और रोजगार सृजन, ये सब मतलब कि सेवा अब रोजगार का भी सृजन कर रही है। जैसे सरकारी सेवा में आता है सैन्य, शिक्षा, रेल, बस, वायुयान, कृषि, स्वास्थ्य, अभियंत्रण, वित्त, बैंकिंग और अन्य, ये सब सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं। गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है बैंकिंग, दूरसंचार, यातायात, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और अन्य। रोजगार सृजन कैसे करवाता है सेवा क्षेत्र? तो कल कारखाना में आधारभूत संरचना का विकास, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम और काम के बदले अनाज देना, जो कि 14 नवंबर 2004 में था, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो कि 1980 में पारित हुआ था, नरेगा या फिर स्वयं सहायता समूह, ये सब रोजगार का सृजन कर रही है। और जवाहर रोजगार योजना ये 1989 में पारित हुआ था। समूहित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये 20 अक्टूबर 1980 में पारित हुआ था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी ये 1983 में पारित हुआ। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण ये 1979 में पारित हुआ। अब भारत में सेवा क्षेत्र के बारे में, तो भारत चूँकि अग्रिम युवा देश है, मतलब कि यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और यहाँ इसलिए यहाँ ऊर्जावान युवा पाए जाते हैं। और ऐसा माना गया था कि 2020 तक यहाँ सबसे ज़्यादा युवा पाए जाएंगे। भारत जो है वो बाह्य स्रोत है, यानी कि सेवा का विदेशी संस्था है। और ध्वनि आधारित प्रक्रिया जिसे कि बीपीओ कहा जाता है, कॉल सेंटर, अभिलेखांकन, बैंकिंग, रेलवे, संगीत रिकॉर्डिंग, ये सब यहाँ पाया जाता है। अब पुस्तक का शब्दांकन करना, चिकित्सा संबंधी परामर्श और शिक्षण एवं शोध कार्य। बुनियादी सुविधा क्या है? तो आर्थिक तौर पे होता है बुनियादी सुविधा, और गैर आर्थिक तौर पे, आर्थिक तौर पे जैसे कि वित्त, ऊर्जा, यातायात और संचार, ये बुनियादी सुविधा आर्थिक तौर पे। और गैर आर्थिक तौर पे जैसे कि शिक्षा, नागरिक सेवा और स्वास्थ्य, ये सब आधारभूत संरचनाएं होती हैं, यानी कि जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो ही आधारभूत संरचनाएं कहलाती हैं। अब है आर्थिक मंदी के बारे में, तो आर्थिक मंदी 1991 का वैश्वीकरण जिसके परिणाम स्वरूप आया, और इसे आउटसोर्सिंग भी कहा जाता है। मानव पूंजी के घटक होते हैं, मूल रूप से 5 ही मानव पूंजी के घटक माने गए हैं। पहला भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा आवास, चौथा स्वास्थ्य और पांचवा शिक्षा। छठा चैप्टर है वैश्वीकरण सबसे मतलब कि इसका आधार विश्व बाजार इसे कहा जाता है, वैश्वीकरण को। तो भारतीय बाजार में एक नई अवधारणा आई है, वो है मॉल की अवधारणा। यह भारत में एक नई अवधारणा है। व्रैंको मिलोनिविक ने बताया कि पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी और विचार, इसका स्वतंत्र प्रवाह होता है और इसका रुकावट नहीं है। उसके बाद इसके अंग होते हैं विश्व बाजार के व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, पूंजी की प्रौद्योगिकी और श्रम का निर्बाध प्रवाह, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, ये सब इसके अंग होते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो जैसे कि स्थानीय कंपनी से खरीदती है, जैसे कि पार्ले समूह ने थम्स अप ब्रांड और कोको कोला को खरीदा, तो ये सब क्या कि कुछ कंपनियां जो हैं वो खरीद लेती हैं स्थानीय कंपनी को। इसमें निवेश किया जाता है, विदेशी निवेश होता है, स्थानीय कंपनी जो कि संयुक्त रूप में होती है, और छोटे उत्पादकों का सहारा लिया जाता है। इसके कारक हैं प्रौद्योगिकी में गति, जिसमें कि सूचना संचार होता है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, इन सब के बारे में बताता है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 149 देशों ने भाग ही लिया था और अभी भी भागी हैं, और मुख्यालय इसका है जेनेवा में, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। अब इसके पक्ष, तो इसके पक्ष होते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहन, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि करना, नई प्रौद्योगिकी प्रयोग में सहायता करना, अच्छी उपभोक्ता वस्तु की प्राप्ति करवाना और नए बाजार तक पहुंच करवाना। इसका उत्पादित स्तर में वृद्धि करना ही होता है। बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना और मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास करना। अब बिहार में वैश्वीकरण, इसके बिहार में सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं तो नकारात्मक प्रभाव भी। सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि यहाँ कृषि में वृद्धि हुई, निर्यात में वृद्धि हुई, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति हुई, जिससे कि शुद्ध घरेलू उत्पादन और राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई। इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि कृषि उद्योग की उपेक्षा हुई।
कुटीर लघु उद्योग में रोजगार का विपरीत प्रभाव पड़ने लगा और आधारभूत संरचना का कम विकास हुआ, जिससे कि कम निवेश हुआ। उसके बाद 1991 की नई आर्थिक नीति, इसको आर्थिक सुधार भी एलपीजी कहा जाता है, और इसमें उत्पादन इकाई की कुशलता में वृद्धि के लिए यह नीति आई थी। इसके और थे उत्पादन इकाई प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि करना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना, विदेशी विनिमय का विकास करना, आर्थिक विकास दर में वृद्धि करना और विश्वव्यापी संसाधन का प्रयोग करना। अब है आम आदमी कैसे आता है वैश्वीकरण में, तो इसमें NCAR जिसका कि अच्छा प्रभाव पड़ा था, उपयोग के आधुनिक संसाधन की उपलब्धता करवाना, रोजगार की बढ़ती संभावना जो कि आम आदमी के लिए अच्छा है, और आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता। अब इसका बुरा प्रभाव यह था कि अकुशल में बेरोजगारी बढ़ी, मतलब कि जो अकुशल थे उनमें बेरोजगारी बढ़ गई और उद्योग और व्यवसाय में प्रतियोगिता होने लगी। श्रम संगठन का कमी हो गया और मध्यम और छोटे उत्पादकों को कठिनाइयां होने लगी। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र संकट में आ गया, और इसका जो ऊपर दिया गया था एलपीजी नीति, वो इन्हीं तीनों पे है। पहला निजीकरण, जिसमें कि निजी क्षेत्र 1991 निजीकरण की नीति आती है। उदारीकरण, जिसमें कि सरकार लाइसेंस या फिर कोटा देता है, ये 1991 की उदारीकरण नीति है। और वैश्वीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण मतलब दोनों की परिणति है। 7वां चैप्टर है उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। ये उपभोक्ता क्या होता है, तो ग्राहक जो मतलब कि ग्राहक जो आपके दुकान पे आते हैं, वो दुकान ग्राहक पे निर्भर होता है, ना कि ग्राहक दुकान पे निर्भर होते हैं। अब राहत के विभिन्न तरीके क्या हैं, तो सामान से खराबी को हटाना, ये राहत का तरीका। उसके बाद सामान को बदलना, मतलब कि अगर खराब सामान हो तो उसको बदलना। चुकाए मूल्य को वापस करना, सेवा में त्रुटि हटाना यानी गलती हटाना, और हानि तथा चोट हेतु क्षतिपूर्ति करना। अब जागरूकता हेतु नारा लगाया गया था बहुत सारा, जैसे सतर्क उपभोक्ता है, सुरक्षित उपभोक्ता है, ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को पहचानो, उपभोक्ता रूप में अधिकार रक्षा। शोषण के कारक है मिलावट, कम तौलना, कम गुणवत्ता, ऊंची कीमत और डुप्लीकेट वस्तु। जागरूक उपभोक्ता के लक्षण होते हैं जैसे कि छात्र छात्रा यूजीसी मान्यता प्राप्ति करते हैं, ये सब जागरूक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्रेडिट कार्ड जिसमें कि हस्ताक्षर होता है, और दवा जो कि लाइसेंस वाले दुकान से लिया जाता है, वो जागरूक उपभोक्ता के लक्षण है। पेट्रोल की मात्रा में सही और एलपीजी गैस की अंतिम तिथि, ये सब जागरूक उपभोक्ता के हैं। और एगमार्क, हॉलमार्क, ये सब भी इसी के अंतर्गत आता है। अब संरक्षण और सरकार, जैसे सबसे पहले उपभोक्ता के लिए आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में पारित हुआ था। इसमें सशक्त उपभोक्ता फोरम होता है, इसका दिया गया है ncdrc.nic.in। इसका वेबसाइट है www.cuts.inter.organization। इसका हेल्पलाइन नंबर है 1800114000। इसमें आते हैं VSNL और MTNL। इसमें धारा 6 में भी उत्पादक मतलब उपभोक्ता को अधिकार दिया गया है, सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, चुनाव का अधिकार, उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार, और राष्ट्र के आधार पर राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, राज्य के आधार पर राज्य आयोग, और जिला के आधार पर जिला मंच, जिसे कि फोरम कहा जाता है। अब इसमें दिया गया है मतलब कि केंद्र स्वर्ण आभूषण, जैसे कि स्वर्ण आभूषण जो लेता है उसमें हॉलमार्क रहता है। हॉलमार्क का ये यहाँ पे ये चिन्ह दिया गया है कि ये हॉलमार्क का चिन्ह है, और ये उसका उत्पाद का भी चिन्ह दिया गया है। उसके बाद है कि केंद्र स्तर पर तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, और राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का निर्माण किया गया है। अब हमारे देश में 582 जिला फोरम है, 35 राज्य आयोग है, और 24 लाख मामला को अभी निपटाया जा चुका है। मतलब कि 24 लाख मामला इसमें उपभोक्ता वाला में दर्ज किया गया था, जिसमें कि 84% का निपटारा किया जा चुका है। इसकी क्षतिपूर्ति मतलब कि अगर किसी उपभोक्ता को हानि होती है और उसका 20 लाख से कम का हानि हुआ है, तो वो जिला फोरम के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा। 20 लाख से ज़्यादा हुआ होगा तो वो राज्य आयोग के पास
अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे और 1 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो वो राष्ट्रीय आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। अब शिकायत कैसे दर्ज करवाया जाता है, तो ये सादा कागज़ पे दर्ज करवाया जाता है और जिसपे कि शिकायतकर्ता का और विपरीत पार्टी का नाम होता है, आरोप का दस्तावेज होता है और प्राधिकृत एजेंट शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर होता है। अब मानवाधिकार आयोग, तो इसमें भी 2 दिया गया है, पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग। उसके बाद महिलाओं में भी इसका आयोग दिया गया है, जैसे कि राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य के स्तर पर राज्य महिला आयोग। अब सूचना आयोग, तो सूचना के स्तर पर भी 2 प्रकार के आयोग पाए जाते हैं, पहले राष्ट्रीय सूचना आयोग और दूसरा राज्य सूचना आयोग।